सर स्टार्ट करूँ? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 1 प्रश्न पत्र के प्रश्न क्रमांक 4 के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि 5 अंकों के लिए होता है और विकल्प सहित इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना होता है और प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार के होते हैं, वो लोग देखते हैं आगे। ये अपने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी इसको समझाया था एक बार, आज जस्ट खाली इसका रिवीजन है, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर प्रश्न ये परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और अगर आप ध्यान से आकृति देखेंगे, तो फिर ये प्रकाश के अपवर्तन का चित्र है, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अक्सर। इस बार आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का ये मौका नहीं मिला है, लेकिन स्कूल खुलते ही आप लोग को एक्सपेरिमेंट ये करवाया जाएगा। ये एक काँच का जो स्लैब होता है, काँच की जो गुटका होता है उसको रख के एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसी के ऊपर आधारित ये प्रश्न है। उपयुक्त आकृति में कितनी बार प्रकाश का वर्तन हुआ है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आकृति में 2 बार जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यह यहाँ पर प्रकाश का वर्तन 2 बार हुआ है। पहली बार कहाँ हुआ है? जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर यानी बिंदु N पर जब टकराती हैं, तिरछी किरणें आ रही हैं AB, किरण का नाम यहाँ पर AB है जो कि प्रकाश किरण है। और वो जब स्लैब पे टकराती है ना? किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ पर 2 माध्यम हैं। अगर मैं आकृति में इसको दिखाना चाहूँ तो इस प्रकार दिखा सकती हूँ कि आपका क्या है, ये हवा है। हवा क्या है? सरल माध्यम है और जो ये काँच का गुटका होता है इसको बोलते हैं हम लोग सघन माध्यम, है ना? ये एक प्रकार का सघन माध्यम है। तो नियम क्या है कि जब भी प्रकाश की किरणें सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, तो नॉर्मल की तरफ यानी अभिलंब, अभिलंब कहाँ पे? जहाँ पे इस प्रकाश किरण टकरा रही वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, 90 एंगल का बनाते हैं, तो हो गया हमारा अभिलंब। अभिलंब से क्या होती है? वो नज़दीक की तरफ झुकती हैं, अभिलंब की तरफ झुकती हैं। और अगर वो सघन माध्यम से सरल माध्यम में जाती हैं, अब ये सघन माध्यम से देखिए सरल माध्यम में जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि अभिलंब से दूर जाती हैं, है ना? तो ये जो नियम है ये आपको हमेशा याद रखना है और यहाँ पे 2 बार प्रकाश का वर्तन हुआ है। पहली बार कहाँ हुआ है? बिंदु N पर, जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है और दूसरी बार कहाँ हुआ है? बिंदु M पे हुआ है, जहाँ से वो सघन माध्यम में से प्रकाश की किरण सरल माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पे प्रकाश का वर्तन कुल 2 बार हुआ है। प्रकाश किरण का हवा से काँच में गुजरते समय क्या होता है? क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर? प्रकाश किरण का हवा से काँच में गुजरते समय क्या होता है? तो क्या हो रहा है? हवा मैंने अभी समझाया आप लोगों को कि हवा जो है वो सरल माध्यम है और जो काँच है वो सघन माध्यम है। तो क्या होगा कि जब सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुकती है ना? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश किरण का काँच से हवा में गुजरते समय क्या होता है? अब देखिए जब काँच में से हवा में जा रहा है तो क्या हो रहा है? वो अभिलंब से दूर जा रही है। अभिलंब से वो प्रकाश किरण दूर जा रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, आकृति में किरण AB और किरण CD को क्या कहते हैं? है ना? ए जो किरण AB है वो क्या है? इंसिडेंट रे है, आपतन कोण, है ना? आपतन को आपतन आपतन किरण कह सकते हो आप इसको, आपतन किरण है। आपतन किरण क्यों है? क्योंकि ये प्रकाश की किरण जो है वो पहले आके वो काँच की तरफ काँच पे टकराती है, वहाँ पे वो एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है काँच में, तो उसको आपतन कोण कहते हैं, है ना? जैसे कि काँच में सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि कोई भी एक कमरा है, कमरे में कोई आता है तो क्या हो गया? वो आ रहा है, कमरे की तरफ आ रहा है, तो आपतन कोण। जब बाहर जा रहा है वो इस काँच के कमरे को छोड़ के जब प्रकाश किरण बाहर जाता है, उसको बोलते हैं निर्गत किरण, है ना? यानी जो CD है, वो CD क्या हो जाएगा आपका? वो निर्गत किरण हो जाएगा एक प्रकार का। तो AB आपतन किरण, CD निर्गत किरण।
अब वर्तन की परिभाषा क्या होती है ना? वर्तन की परिभाषा, तो यहाँ पे सिंपल है, एक ही परिभाषा आप लिख सकते हो, बहुत ही आसान है। प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती हैं, तो अपने ट्रैवलिंग का यानी कि जो उसका मार्ग होता है, उसको परिवर्तित कर देती हैं। उसका मार्ग जो होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। आप यहाँ पे सॉलिड और सरल माध्यम, सघन माध्यम ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको खाली लिखना क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, क्योंकि अगर वो सरल से सघन में आएगा तो भी मार्ग परिवर्तित होगा और अगर सघन से सरल में जाएगा तो भी मार्ग परिवर्तित होगा। तो आपको क्या लिखना है? प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो उनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। उनके विचरण का जो मार्ग होता है वो परिवर्तित हो जाता है, इसी को प्रकाश का वर्तन कहते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर से तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, मानव नेत्र की वैज्ञानिक एवं नामांकित आकृति बनाइए, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। है ना? ये प्रश्न आपका 2 नंबर के लिए, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डायग्राम और लेबलिंग यानी उसका नाम लिखना, ये दोनों मिला के 2 नंबर के। डायग्राम के लिए 1 मार्क है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, डायग्राम के लिए 1 मार्क और 2 लेबल यानी कि 2 सही नाम लिखेंगे आप उसके अंदर तो आपको 1 मार्क मिलेगा, यानी टोटल आपको 2 मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें पूछा गया है कि मानव नेत्र हेतु लेंस के नाम लिखिए, है ना? मानव नेत्र के लिए कौन-सा लेंस होता है? डबल कॉन्वेक्स, है ना? कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस, द्विनाभि उत्तल लेंस होता है। फिर नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन करने वाले पारदर्शक पटल का नाम लिखिए। क्या बोलते हैं उसे? कॉर्निया। अभी मैं डायग्राम को शो करने वाली हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आपका वो पूरा आँख के पुतले का पिक्चर है, और लोग ध्यान से देखेंगे। उसको स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है, कॉर्निया को। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेत्र पटल पर बनने वाली वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है? सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा, किस प्रकार का होता है वो आपको नेचर लिखना है। तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? वास्तविक, है ना? रियल इमेज होता है उसका। नेत्र पटल पर जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है, लेकिन बनता कैसा है? उल्टा। वो हमेशा हमारी आँख के पर्दे पे, आँख के जो हमारा पीछे नेत्र पटल है उस पे जो पिक्चर बनती है, हम कुछ भी देखते हैं तो वो उल्टा बनता है। लेकिन वहाँ से सिग्नल जब हमारी दिमाग तक जाता है तो हमको वो पिक्चर सीधा ही दिखाई देता है ना? अभी देखते हैं हम लोग आँखों ये डायग्राम देखते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ऊपर क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट यहाँ पर पटल है, उसको वो पार पटल लिखा गया है। फिर उसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो कि परितारिका है। परितारिका जो होती है वो क्या करता है, उसी को डायफ्राम भी कहते हैं, और वो छोटा प्रकाश, अधिक प्रकाश होता है तो वहाँ पर सिकुड़ के छोटी हो जाती है, और अगर कम प्रकाश यानी अंधेरे में वो फैलकर बड़ी हो जाती है। उसको समायोजन करने आता है परितारिका को, और प्रकाश कितना तीव्र और मध्यम है उसी के आधार पे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। उसके पीछे देखिए लेंस, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का ही सारा काम है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें जो आती हैं उसको वो क्या करती हैं, एक तरफ कन्वर्ज करती हैं, एक तरफ एकत्रित करती हैं, और उसको जो आप देख रहे हैं दृष्टिबिंब देख रहे हैं, इस तरफ वो भेजने का काम करती है। तो वहाँ से सिग्नल जो है, जो कि किरणों के रूप में आता है हमारी आँखों में, वो सिग्नल, वो जो हमारी पीछे की जो वाहिनियाँ होती हैं वो उसको जज उसको पहचानती हैं और सिग्नल जो है हमारे मस्तिष्क तक भेजती हैं। ओके, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और बहुत ज़्यादा आपको उसको कलर करने की या फिर उसमें शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाइए क्योंकि समय कम होता है, और लेकिन जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट्स को आप क्लियर बनाइए, और जितने नाम आपको मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम मतलब जितना आपको नाम याद है इसमें, सही नाम लिखिए, है ना? कभी भी मतलब नाम नहीं आ रहा है तो उल्टा-सीधा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, मार्क्स कट जाते हैं। जितना आ रहा है, क्योंकि आपको मैक्सिमम यहाँ पे 2 ही नाम लिखोगे तो भी 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको आ रहा है अच्छे से, आप 3-4 नाम आराम से वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह दोष उत्पन्न होने के संभावित कारण क्या हैं? यह दोष कैसे दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की दृष्टि का ही कोई दोष है।
ऐसा नहीं है, निकट दृष्टि यानी खाली उसको निकट का ही दिखाई देता है। उसको खाली पास का जो चीज़ है वही दिखाई दे रहा है किसी भी व्यक्ति को, और दूर की रखी वस्तुएँ उसको साफ नहीं दिख रही हैं, धुंधली दिख रही हैं। खाली उसकी निकट की दृष्टि है, बस पास का ही नज़दीक देख सकता है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, ठीक इसका अपोज़िट। उस व्यक्ति को जिसको दूर दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है, उसको केवल दूर का चीज़ दिखाई दे रहा है, उसको नज़दीक का चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि दिख रहा है लेकिन धुंधला दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। वो क्लियर देखने के लिए उसको चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। अब देखिए, खाली निकट दृष्टि दोष की आप परिभाषा लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। दोष उत्पन्न होने के संभावित कारण क्या हैं? है ना? संभावित कारण आप लिखेंगे तो आपको वहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा। दोष कैसे दूर किया जाता है, वहाँ पे 1 मार्क, आकृति सहित स्पष्ट करेंगे तो आपको मार्क मिलेगा। तो कुल मिला के आपका जो 5 मार्क है वो इतने से क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत दूरी पर न होकर वह निकट होता है। निकट की दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल पर न बनकर इससे थोड़ा आगे बनता है। अब आप देख रहे हैं, एक्चुअली में इमेज कहाँ बनना चाहिए, इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, इस जगह पर बनना चाहिए, लेकिन वहां न बनकर यहाँ बन रहा है इमेज, है ना? इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो क्या होगा? जो प्रकाश की किरणें हैं, देखिए मोस्टली क्या होता है कि हमको डबल दिखता है। अगर किसी को धुंधला दिखने का मतलब, आप देखोगे पिक्चर्स आपको कभी-कभी डबल-डबल दिखाई देते हैं, कि होता है यहाँ पे प्रकाश की किरणें जब से क्रॉस करती हैं, ये जो पॉइंट है क्रॉस का, ये यहाँ पे एक्चुअली में होना चाहिए। लेकिन आँखें खराब होने पे क्या होती है कि शिफ्ट होके यहाँ पे इमेज बनने लगता है। अब लाइन क्रॉस करके चला गया यहाँ पर, तो हमको जो भी चीज़ें हैं, वो हमको धुंधली दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल पर न बनकर इससे थोड़ा आगे बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के 2 संभावित कारण हो सकते हैं, है ना? पहला दिया है, नेत्र लेंस तथा परितारिका इनकी वक्रता बढ़ने से लेंस की अभिसारी क्षमता अधिक होती है। वक्रता बढ़ने से मतलब क्या, कि जो लेंस इस प्रकार से होना चाहिए वो थोड़ा और मोटा हो जाता है ना? तो मोटा होने से क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें इस प्रकार डायवर्ज होने वाली थी, वो क्या होती हैं, वो नज़दीक में ही डायवर्ज हो जाती हैं यहाँ पर, यहीं पे नज़दीक में क्या हो जा रही हैं, वो इकट्ठा हो जा रही हैं, है ना? तो फिर क्या होता है कि जो इमेज यहाँ पर बनना चाहिए था, दूर बनना चाहिए था, वो यहीं बन जाता है, और इस कारण से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नेत्र गोलक लंबा हो जाने से नेत्र के लेंस और नेत्र पटल के बीच की दूरी बढ़ती है। लंबा होने का मतलब कि उसका शेप अब इस प्रकार से हो गया। अगर गोला होता है तो इमेज यहीं पर बनता, लेकिन अब इमेज कहाँ बन रहा है? यहीं पे बन जा रहा है। ये डिस्टेंस बढ़ गया। जो दूरी थी, ये दूरी बढ़ जाती है ना? और इसी कारण से क्या होता है कि अब जो इमेज है वो बीच में ही बन जा रहा है। उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग कर इस दोष को दूर किया जा सकता है। आप उचित नाभ्यंतर वाला कोई भी अवतल लेंस का चश्मा अगर इस्तेमाल करेंगे, तो लेंस क्या काम करता है? इस लेंस का काम क्या होता है कि ये प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से अपसारित करता है ना? अपसारित करता है। अब हमारा जो नेत्र का लेंस है वो कैसा है? उत्तल लेंस है ना? अपसारित करने से क्या होगा कि ये प्रकाश की किरणें ये इकट्ठा होने में थोड़ा समय लेंगी, थोड़ा दूर जाके इकट्ठा होंगी, है ना? फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इमेज बन रहा था बीच में, अब ये इमेज बराबर हमारे नेत्र पटल पर बनता है। तो इस प्रकार से ये नेत्र लेंस जो है, यानी जो अवतल लेंस है चश्मे का, वो कार्य करता है। अवतल लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण होता है तथा इस अपसरण के कारण वे नेत्र लेंस तक पहुंचती हैं और उसके पश्चात नेत्र लेंस के कारण अभिसरण होकर प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है। अवतल लेंस का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है। ये भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो ये अवतल लेंस होता है, इसका नाभ्यंतर किस प्रकार का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप इतना याद रखिए कि अवतल लेंस का नाभ्यंतर हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए निकट दृष्टि दोष के नेत्रों के लिए ऋणात्मक शक्ति के चश्मे का उपयोग करते हैं। दोषों के
दोषों के परिमाण अनुसार विभिन्न आंखों के लिए अवतल लेंस की शक्ति भिन्न-भिन्न होती है। अब देखिए सभी का आवश्यक नहीं है कि जिसकी आँखों में जो समस्या हो इस प्रकार के लेंस के लिए जो हम लोग पूछते हैं मोस्टली किसी की आँखों में चश्मा लगा होता है कि माइनस में है कि प्लस में है। एक्चुअली पूछने का मतलब यही होता है कि आपका जो नेगेटिव नाभ्यंतर वाला आपने लेंस लिया है या फिर पॉजिटिव, है ना? मतलब अगर किसी ने अगर नेगेटिव लगाया है तो उसको निकट दृष्टि दोष है, मतलब उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। और किसी ने अगर पॉजिटिव लगाया हुआ है यानी उत्तल लेंस का चश्मा लगाया तो मतलब उसको दूर का नहीं दि उसका खाली दूर का दिखता है, निकट का उसको दिखाई नहीं देता। अभी देखिए नेक्स्ट वन है, बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न है, अब दूरदृष्टि दोष के लिए है। दूरदृष्टि किसे कहते हैं? इसके उत्पन्न होने के संभावित कारण क्या हैं? इस दोष को कैसे दूर किया जाता है? आकृति सहित स्पष्ट करो। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। दूर का उसको क्लियर दिख रहा है, लेकिन नज़दीक का दिखने के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ेगा। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर न होकर दूर हो जाता है। निकट की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे तैयार होता है। अब डायग्राम में ही आप ऑब्जर्व करिए कि आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। पिछले में आपने देखा है जहाँ पे निकट दृष्टि दोष था वहां पे आपने देखा कि इमेज जो है बीच में बन रहा था यहाँ पर, है ना? जो अभिसरण हो रहा था प्रकाश का वो कहाँ पे हो जा रहा था? पहले ही यहाँ पर हो जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो इमेज है वो बन रहा है पीछे और दूर, है ना? तो इसका कारण क्या हो सकता है? वहां पे क्या हुआ था कि जो नेत्र गोलक था वो इस प्रकार लंबा हो गया था, चिपटा हो गया था। और यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली डायग्राम में यहाँ पे डिफरेंस दिया ही नहीं, तीनों बराबर बनाए, लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि आँख यहाँ पर इस प्रकार लंबा होता है। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार का इमेज बना तो दूरी बढ़ गई। आँख जब इस प्रकार से चिपटी होती है तो दूरी बढ़ गई लेंस और पर्दे की, तो इमेज यहीं पे बन गया बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आँखें जो होती है नेत्रगोलक वो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है वो यहाँ पर आपका जो जो इमेज है वो यहाँ पे वो बनाता है ना? यानी हमारे पर्दे के पीछे इमेज बन रहा है। नेक्स्ट वन है आपका कि इसमें संभावित कारण क्या है? जो मैंने आपको कारण बताया अभी, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 संभावित कारण हैं। नेत्र के लेंस तथा परितारिका की वक्रता कम होने से लेंस की अभिसरण क्षमता कम होती है। नेत्र गोलक छोटा अथवा चपटा होने के कारण नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच की दूरी कम होती है। उचित नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग कर इस दोष को दूर किया जा सकता है। उत्तल लेंस की सहायता से प्रकाश किरणें अभिसरित न होकर वे नेत्र के लेंस तक पहुंचती हैं। इसके बाद नेत्र द्वारा अभिसरण होकर प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है। तो आप इसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष इन दोनों को एक साथ में रख के सामने कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसका अंतर लिखने के लिए भी आता है। 3 मार्क्स के लिए अंतर लिखने के लिए आएगा, तो आप 3 पॉइंट्स इसमें से निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट्स तो आप इसकी परिभाषा ही लिख दोगे, है ना? कि निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। और उसके अपोजिट में क्या लिखोगे कि दूर दृष्टि दोष का जो व्यक्ति होता है उसको दूर का दिखता है, पास का दिखाई नहीं देता, है ना? आप सिस्टमैटिकली लिखना उसको। फिर नेत्र गोलक की मतलब बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा नेत्र गोलक का। तो पहले जो निकट दृष्टि दोष था इसमें किस प्रकार का हो गया था नेत्र गोलक चिपटा हो गया था, है ना? और जो पर्दा था उसकी दूरी बढ़ गई थी। तो इमेज कहाँ बन रही थी नेत्र पटल के आगे। और इस दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है ना? लंबा हो गया है। तो पर्दे और लेंस के बीच की दूरी घट गई है। तो इमेज कहाँ बन रहा है अब? पर्दे के पीछे बन रहा है। थर्ड टॉपिक में थर्ड आप पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो निकट दृष्टि दोष होता है वहां पर
उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उचित शब्द लगाना है वहां पे, हर किसी को एक ही नहीं लगने वाला है, सबके लिए अलग अलग लगने वाला चश्मा। फिर दूर दृष्टि दोष में क्या है कि उचित नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ना? ये 3 पॉइंट भी आप डिफरेंस में लिखेंगे तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसी लेसन में एक देखिए क्वेश्चन है, स्वच्छ एवं नामांकित आकृति द्वारा सरल सूक्ष्मदर्शी का कर्मकरण स्पष्ट करो। सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग लिखो। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः लेंस गोलाकार फ्रेम में बिठाए गए होते हैं या किसी स्टैंड पर अटकाए गए होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस के नाभ्यंतर के अंदर रखने पर रखी गई वस्तु का काल्पनिक सीधा तथा अभिवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जो लेंस के सामने वस्तु की ओर होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी को अभिवर्धक भी कहते हैं। इसकी सहायता से वस्तु का लगभग 20 गुना प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे इसका यूज क्या है? घड़ी देखिए कभी-कभी क्या होता है कि खाली यूज पूछता है। कभी-कभी प्रश्न में क्या होता है खाली उसका यूज क्या है इतना पूछा जाता है तो वहां पे आप खाली उसका यूज लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आकृति, कर्मकरण और यूज तीनों पूछा गया, उसका उपयोग भी पूछा गया, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। घड़ी की मरम्मत करते समय घड़ी के सूक्ष्म पुर्जों को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। कारण बताओ में देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घड़ी साज होते हैं वो क्या करते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो वहां पे आपको लिखना होता है क्योंकि जो उत्तल लेंस है वो क्या है, एक अभिवर्धन लेंस होता है उसको बोलते हैं। तो वो छोटा इमेज, जो छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अगर वो आंखों से क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसको मैग्नीफाई करके यानी अभिवर्धित करके उसका बड़ा पिक्चर हमको दिखाता है। टंकित या मुद्रित अत्यंत छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो अक्षर बहुत छोटे-छोटे लिखे गए होते हैं, जो कि देखने में आँखों में तनाव पड़ता है, उसको भी पढ़ने के लिए लेंस का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग जौहरी द्वारा हस्तरेखाविद करते हैं, है ना? वो जो होते हैं ना हाथ की रेखाओं को पढ़ने वाले या फिर जो ज्वेलरी डिजाइनिंग वाले होते हैं, उसका शेप सही है कि नहीं, कुछ किस प्रकार का वो ज्वेलरी है, उसको भी देखने के लिए वो लोग ये विवर्धित लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातु विज्ञान से। बॉक्साइट के सांद्रीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली बेयर प्रक्रिया की जानकारी लिखो। बॉक्साइट के शुद्धिकरण से संबंधित बेयर प्रक्रिया का वर्णन करो, है ना? ये 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं जिसका सेम आंसर है। तो अगर इन दोनों ही अलग-अलग प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा रहा है, एक्चुअली दोनों प्रश्न एक ही हैं और यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है अथवा नहीं कि अगर आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी आपका सेम आंसर, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी प्रश्न वही है, खाली घुमा के पूछा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो। बॉक्साइट अयस्क से शुद्ध एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए बेयर प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम रासायनिक पृथक्करण द्वारा बॉक्साइट अयस्क का सांद्रीकरण किया जाता है। बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड तथा रेत जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में बॉक्साइट अयस्क का चूर्ण बनाकर उसे जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च दाब पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य 2 से 8 घंटे तक एक संग्राहक में गर्म किया जाता है। बॉक्साइट में उपस्थित एल्यूमीनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी में विलेय सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ नाम है जैसे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो केमिकल्स के नाम हैं जो हमको उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, इसको आप ध्यान से याद करना। इसके नाम लिखने पर क्या होता है कि आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सिलिका विलेय सोडियम सिलिकेट बनाती है। असार में स्थित मूल आयरन ऑक्साइड अप्रभावित रहता है।
छानने की प्रक्रिया द्वारा उसे अलग कर लिया जाता है। कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड में घुलनशील नहीं होती हैं, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है छानने से और फिर जो छनित्र हमको प्राप्त होता है, उसमें एल्यूमीनियम के तत्व होते हैं। अब देखिए आप रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, तो उसपे भी मार्क्स हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा नहीं है आपका, ये प्रश्न 5 नंबर के लिए है। तो इसमें मार्किंग कहाँ पे हो रही है? मार्किंग हो रही है यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हो वहाँ पर। तो अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। देखिए यहाँ पे एल्यूमीनियम ऑक्साइड है प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या दे रहा है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एक्वस में दिया गया है। और कभी भी जब आप अभिक्रिया लिख रहे हो तो सही फॉर्म में लिखिए। जैसे कि अगर कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में लिखिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है एल्यूमिनेट क्या है? सोडियम ऑक्साइड क्या है? वो सॉलिड रूप में, ठोस रूप में, उसके लिए S लिखा हुआ है। NaOH कैसा है? एक्वस यानी पानी में घुला हुआ। फिर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एक्वियस यानी इनको पानी में घुला हुआ मिलेगा वो। फिर H2O पानी अलग से भाप के रूप में निर्माण होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस NaOH क्या मिल रहा है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट से युक्त छनित्र में थोड़ा सा पानी मिलाकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है ना? अवक्षेप पता है क्या होता है? जैसे कि कभी-कभी आप देखते हो कि पानी में जब हम लोग फिटकरी घुमाते हैं तो बहुत सारी जो मिट्टी के घुले हुए पदार्थ होते हैं वो नीचे जमीन पर नीचे तली में बैठ जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही जैसे कि अब दही का जमा हुआ हिस्सा होता है, कभी-कभी उसमें उसमें पानी दही का जो पानी होता है वो अलग होता है, जो सॉलिड होता है पार्ट वो अलग हो जाता है। जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग कह सकते हैं अवक्षेप उसी प्रकार से। अब सोडियम हाइड्रॉक्साइड को छानकर पानी से धोते हैं। इसके बाद इसे सुखाकर और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। अब छानने के बाद हमको जो सोडियम प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, उसको क्या करना है? उसको पानी से धोना है, सुखाना है, जो चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है हमको। फिर सुखाने के बाद उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। फिर शुद्ध एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है हमको। अभी भी देखिए शुद्ध एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, हमको एल्यूमीनियम प्राप्त नहीं हुआ है। फिर आगे का जो प्रक्रिया है, वो क्या है यहाँ पर? सांद्रीकरण, है ना? अभी विद्युत अपघटन होगा इसका सोडियम ऑक्साइड का, तब जाके यानी एल्यूमिना का जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं, तब जाके हमको शुद्ध एल्यूमीनियम प्राप्त होता है ना? वो प्रक्रिया भी आने वाली है आगे, वो दोनों को कंबाइंड भी पूछ सकता है या फिर सेपरेट, लेकिन मोस्टली सेपरेट पूछता है क्योंकि कंबाइंड पूछेगा तो प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए दोनों को सेपरेट पूछते हैं, सांद्रीकरण अलग पूछा जाता है, बेयर प्रक्रिया और विद्युत अपघटन अलग पूछा जाता है। बॉक्साइट सांद्रीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली हाल प्रक्रिया की संक्षेप में जानकारी लिखिए। देखिए, एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्राप्त करने का यानी एल्यूमिना प्राप्त करने की 2 पद्धतियाँ हैं, बेयर पद्धति और हाल पद्धति, है ना? और दोनों का काम क्या है? एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्राप्त करना। उसके बाद एक कॉमन प्रक्रिया है विद्युत अपघटन, है ना? तो या तो बेयर पद्धति से हम लोग एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं या तो फिर हाल की प्रक्रिया से। हम लोगों ने अभी जो पढ़ा वो बेयर की पद्धति थी, अब ये हाल की पद्धति है। हाल की विधि में अयस्क का चूर्ण बनाते हैं, तत्पश्चात जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ वहां पर क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड था और यहाँ पर क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट के साथ संग्राहक में गर्म करने पर पानी में घुलनशील सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। तत्पश्चात अघुलनशील अशुद्धियों को छानकर इस छनित्र को गर्म करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके उसका उदासीनीकरण करते हैं। अब पिछले वाले में देखिए बेयर पद्धति में क्या था कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल नहीं हुआ था। वहां पर कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। वहां की प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन लास्ट में क्या मिला हमको? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर भी हमें क्या मिलने वाला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है। फिर तत्पश्चात अघुलनशील अशुद्धियों को छानकर इस छनित्र को गर्म करके उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके उसका उदासीनीकरण करते हैं, जिसमें एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। दोनों प्रक्रियाओं में प्राप्त एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाते हैं और तत्पश्चात 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करके निस्तापन द्वारा एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। अब पिछले वाले में देखिए, ये हाल की प्रक्रिया थी और ये क्या था, हमारा बेयर की प्रक्रिया थी। केवल केमिकल्स अलग-अलग यूज किए गए एक से कॉमन चीज प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब हमको एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया, है ना? ये प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया कॉमन है। धोकर, छानकर, सुखाकर 1000 तक गर्म करना, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना, ये कॉमन प्रक्रिया है। ये हम लोगों ने इस यहाँ पर भी किया था बेयर की पद्धति में और ये हॉल की पद्धति में भी आगे यही होने वाला है ना? तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर बेयर की पद्धति पूछेगी तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं एज़ डाइजेस्टर और अगर हॉल की प्रक्रिया पूछेगा तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एज़ डाइजेस्टर यूज़ करते हैं। इतना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आगे का प्रक्रिया देखिए, ये कॉमन प्रक्रिया है। ये सोडियम ये अपना एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होने के बाद ये कॉमन प्रक्रिया है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा एल्यूमीनियम प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करो। ये क्वेश्चन भी आ सकता है या तो इसको घुमा के इस प्रकार भी पूछ सकते हैं। एल्यूमिना के विद्युत अपघटनी अपचयन की स्वच्छ एवं नामांकित और एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से एल्यूमीनियम प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करो। है ना? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको कभी-कभी क्या होता है कि केवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, वो 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए केवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। अगर बीच में आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ गया तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आगे नहीं पूछेगा ड्रॉ करने के लिए, वो दूसरा प्रश्न पूछेगा फिर। लेकिन अगर बीच में ये डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ऑब्वियसली ये प्रश्न आ सकता है, संभावना बढ़ जाती है इस प्रश्न के आने की। तो डायग्राम आप लोग देख ही रहे हैं। स्टील की टंकी है, स्टील की टंकी के चारों तरफ जो लेप लगा होता है ग्रेफाइट का अस्तर होता है, ग्रेफाइट का लेयर होता है, वो एक प्रकार से ऋणाग्र का काम करता है ना? और उसमें जो आप ये डिप किए हुए यानी डुबाए गए जो ग्रेफाइट के आप प्लेट्स देख रहे हो, वो धनाग्र का काम करता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही यहाँ पर आपको विभव दिख रहे हैं। फिर बीच में क्या होता है, उसमें जो लिक्विड डालते हैं एल्यूमिना, क्रायोलाइट तथा फ्लोरस्पार का मिश्रण होता है। अब जब यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटन द्वारा जो एल्यूमीनियम होता है वो स्टील की टंकी के साइड साइड में यानी नीचे जमा होता है और उसके बाद पिघली हुई अवस्था में इसको साइड से बाहर से निकाल लिया जाता है और जो ये ग्रेफाइट का रॉड लगा हुआ है यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है एक्चुअली में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और इस कार्बन से जो छड़ में कार्बन है उससे अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है ना? तो धीरे-धीरे क्या होता है कि इसका क्षरण होता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कारण बताओ के लिए कि विद्युत अपघटन पद्धति में समय-समय पर जो धनाग्र होता है उसको बदल दिया जाता है ना? ये कारण बताओ में प्रश्न आता है। तो अगर आपने ये भी तैयार किया तो भी आपको कारण बताओ में लिखने में आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होता है। इस प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाने वाले विद्युत अपघटन सेल में इस्पात की एक आयताकार टंकी होती है, जिसके भीतर ग्रेफाइट का अस्तर लगा होता है। ग्रेफाइट का अस्तर ऋणाग्र का कार्य करता है। पिघले हुए विद्युत अपघटन में डूबी हुई ग्रेफाइट की छड़ें धनाग्र का कार्य करती हैं। एल्यूमिना का गलनांक बहुत उच्च होता है मतलब कि वो ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। कम तापमान पर एल्यूमिना का विद्युत विश्लेषण करने के लिए उसे पिघले हुए क्रायोलाइट में घोलते हैं। क्रायोलाइट में तैयार किए गए एल्यूमिना के इस विलयन में थोड़ा-सा फ्लोरस्पार मिला देने से हाँ, और क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार इसका अणुसूत्र याद करिए। इसका जो फ़ॉर्मूला दिया है ना वो भी याद करिए। कभी-कभी क्या होता है कि ये इसका अणुसूत्र पूछ लेता है। पिछले साल ही पूछा गया था। तो आप ये फ़ॉर्मूला क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का ज़रूर याद करिए।
क्लोरोफॉर्म मिला देने पर उसका विद्युत अपघटन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाए। टेम्परेचर जो हमको 2000 के ऊपर चाहिए था पिघला काम करने के लिए, वो अब 1000 के अंदर ही काम हो जाएगा। सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होता है। पिघला हुआ एल्यूमीनियम ऋणाग्र पर एकत्रित होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस धनाग्र पर मुक्त होती है। हाँ, और कभी-कभी क्या होता है बच्चों कि ये जो धनाग्र और ऋणाग्र पर अभिक्रियाएँ हो रही हैं, ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि धनाग्र पर कौन-सी अभिक्रिया होती है और ऋणाग्र पर कौन-सी अभिक्रिया होती है ना? तो अगर आपने ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन याद किया है, तो इसमें से अगर 2-3 मार्क्स के छोटे-छोटे प्रश्न भी बना के आपको पूछ लिए जाते हैं, तो भी आप आसानी से कर लोगे। मुक्त होने वाली अभिक्रिया मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कार्बनी धनाग्र से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित करती है। एल्यूमिना के अपघटन की इस अभिक्रिया में धनाग्र का कार्य करने वाली कार्बन की छड़ों का ऑक्सीकरण होता रहता है। इसीलिए समय-समय पर कार्बन की इन छड़ों को निकालकर उनके स्थान पर नई छड़ें रखते रहते हैं। मैंने कहा था अभी कि एक उसको कारण बताओ में पूछा जाता है कि एल्यूमिना अपघटन में समय-समय पर धनाग्र को क्यों बदल दिया जाता है? तो उसका प्रश्न आपको उसका आंसर बिल्कुल यहीं पे मिल गया है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एल्यूमिना निष्कर्षण में एल्यूमिना के विद्युत अपघटनीय अपचयन में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। अब देखिए मैंने कहा था ना कि छोटे-छोटे प्रश्न बना के पूछेगा उसी में से, तो इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकते हैं। कैथोड पर क्या हुआ अभिक्रिया? एल्यूमिना जो था, तो एल्यूमीनियम का यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये उसका ऋण धनायन बना हुआ है, एल्यूमीनियम का आयन बना हुआ है। इसमें जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तब एल्यूमीनियम धातु प्राप्त होता है। एल्यूमीनियम के निष्कर्षण में उपयोगी क्रायोलाइट का कार्य, उसका रासायनिक अणुसूत्र लिखिए। क्रायोलाइट का अणुसूत्र क्या है? AlF3 3NF या फिर Na3 AlF6। एल्यूमिना का द्रवणांक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने के लिए मिश्रण में क्रायोलाइट मिश्रित किया जाता है ना? एल्यूमिना के प्रकरण से निष्कर्ष से संबंधित आकृति खींचो। जो आकृति हम लोगों ने पीछे अभी देखी स्टील की टंकी वाली धनाग्र ऋणाग्र, वो आपको ड्रॉ करनी है। धनाग्र पर होने वाली अभिक्रिया का समीकरण Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या देता है अभिक्रिया होने के बाद? एल्यूमिनियम आयन, है ना? एल्यूमिनियम का आयन देता है धन आयन, और ऑक्सीजन जो होता है उसका ऋण आयन तैयार होता है ना? फिर ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन का आयन क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन गैस, और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अब देखिए परिच्छेद पर आधारित प्रश्न, यानी पैराग्राफ आपको दिए जाएँगे, जैसे आपको हिंदी इंग्लिश में पैराग्राफ मिलते हैं और उस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे आसान ये होता है ना? बहुत ही आसान होता है, आपको खाली पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है और उसी में से प्रश्न पूछे जाएँगे, उसमें से ढूँढ के ही आपको उत्तर लिखने होते हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं परिच्छेद वाले, तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और सोचना ही नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है। आपको पैराग्राफ पढ़िए, उसमें कुछ न कुछ आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, है ना? आपको आंसर मिलेगा और आपको उसमें से लिखना ही है, ये प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में धात्विक नली होती है, जिसमें दोनों सिरों की ओर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। इन लेंसों में से वस्तु की ओर स्थित लेंसों को वस्तु लेंस तथा प्रेक्षक की आँख की ओर स्थित लेंस को नेत्रिका कहते हैं। इन दोनों लेंसों का आकार तो छोटा होता है, परंतु वस्तु लेंस का व्यास नेत्रिका के व्यास से कम होता है। वस्तु लेंस का नाभ्यांतर कम होता है, नेत्रिका का नाभ्यांतर वस्तु लेंस के नाभ्यांतर से अधिक होता है। धातु की यह नली एक स्टैंड पर लगी होती है। एक पेंच की सहायता से नेत्रिका तथा अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है। आप लोगों ने लैब में कभी अगर माइक्रोस्कोप देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, है ना? अगर अभी भी आपको मौका मिलेगा स्कूल ओपन होने पे, तो आप एक बार माइक्रोस्कोप का निरीक्षण जरूर करिएगा। अब ये काम कैसे करता है? सर्वप्रथम वस्तु को जैसे देखना है, अभिदृश्यक लेंस के सामने उसकी नाभि एफ से परे परंतु नाभि के नजदीक रखते हैं। सूक्ष्मदर्शी की नली को इस प्रकार समंजित करते हैं कि वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा अभिवर्तित प्रतिबिंब नेत्रिका की मुख्य नाभि के अंदर बनने लगे। नेत्रिका का समंजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रतिबिंब उसके नाभ्यांतर के अंदर निर्मित होने लगे।
नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब एक वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका स्वयं एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। इस नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब का एक और अंतिम प्रतिबिंब बनता है, जो काल्पनिक, उच्च अभिवर्धित तथा मूल वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। यह अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर दिखाई देता है। आंख को अभिदृश्यक लेंस के पास लाकर अंतिम प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। इसका यूज क्या है? रक्त कोशिका तथा जीवाणुओं के परीक्षण तथा अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्टली इसका बायोलॉजिकल स्टडीज के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब इसमें प्रश्न क्या क्या पूछा गया है देखिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के कौन कौन से लेंस नाभ्यंतर अधिक होता है? कौन से लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखा जाता है उसे कहाँ रखते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किस वस्तु को देखने के लिए कौन सी दूरी का संबंधन किया जाता है? तो इस प्रकार से देखिए कुल मिला के आपको 5 प्रश्न छोटे-छोटे सेम पैराग्राफ में से दिए गए और आंसर आपका वहीं पर है। जैसे पहले प्रश्न का आंसर क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका का नाभ्यंतर अधिक होता है। नेत्र लेंस जो हमारी आंखों के नजदीक होता है उसका नाभ्यंतर अधिक होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखा जाता है उसे अभिदृश्यक लेंस की मुख्य नाभि से परे परंतु नाभि के पर्याप्त समीप रखा जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु को देखने के लिए अभिदृश्यक लेंस तथा वस्तु के बीच की दूरी में समंजन किया जाता है, मतलब उसको आप चेंज कर सकते हो। साइड्स में 2 स्क्रू लगे होते हैं जिसके द्वारा वो ट्यूब जुड़ा होता है, जिस ट्यूब के अंदर लेंस फिट होता है और उसको आप जब तक आपको इमेज क्लियर नहीं दिखने लग रहा है, प्रतिबिंब जब तक आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तब तक आप उस लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोगों ने अपना जो वो कांच पट्टी होती है जिसपे हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट लिया है देखने के लिए, स्लाइड लिया हुआ है, वो हम लोग फिट नहीं ठीक से रख नहीं पाते सेंटर में, इसीलिए हमको इमेज दिखता नहीं है। हमको ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं, है ना? सबसे पहले माइक्रोस्कोप एडजस्ट करना होता है, उसके बाद जो हम लोगों ने स्लाइड तैयार की, उस स्लाइड भी हम लोग को सही जगह पे रखना होता है। फिर नीचे पर्याप्त प्रकाश आने के लिए जो नीचे हम लोग को एक मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, उस दर्पण को भी बराबर एडजस्ट करना पड़ता है। सारा एडजस्टमेंट होने के बाद हमको इमेज क्लियर दिखता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष अति आवर्धित, उल्टा तथा काल्पनिक होता है ना? यानी वस्तु के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हमको वो इमेज दिखाई देता है। फिफ्थ क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग रक्त कोशिकाओं तथा जीवाणुओं के परीक्षण तथा अध्ययन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। मोस्टली मैंने कहा कि बायोलॉजिकल स्टडीज में ही जो चीजें माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटी हैं, हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रही हैं, उनको देखने के लिए ही इस प्रकार के माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग का यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया है। अगर किसी को इससे संबंधित कोई समस्या है या फिर इसमें कोई डाउट है तो प्रश्न पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है तो आप बच्चों पूछ सकते हो। कोई भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो।